So hello students, this is the second part of the age of industrialization which I had taught you in previous video. So in this video we will discuss about what was the past of industrialization, how the things had been happened. So let's start. तो ये जो वीडियो है काफ़ी सिंपल और इजी लैंग्वेज में होगी। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाके उसे देखिए पहले, ताकि आपको ये वीडियो और ज़्यादा इजीली समझ में आएगी। ठीक है, तो अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पेज नंबर 1, बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ से हमारी जो क्लास स्टार्ट हो रही है और इसको हम डिटेल में समझेंगे आज। तो इसे थोड़ा कर लेते हैं जूम। ठीक है, बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स देखो, यहाँ समझने की बात ये है, इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हम पढ़ने जा रहे हैं, बट यहाँ पर क्या है, ये जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, इसमें जो टॉपिक नंबर 1 है, इसमें ये बता रखा है कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुई इससे पहले कैसा था सब कुछ। मतलब ये जो इंडस्ट्रियल वर्ड जब हम सुनते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है, जैसे कि फैक्ट्रीज़ और जो पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर है। बेसिकली तो हमारे माइंड में फैक्ट्री और फैक्ट्री वर्कर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आती है, बट रियलिटी ये है कि इंग्लैंड की बात करें तो वहाँ पर इंडस्ट्री से पहले भी कुछ हुआ करता था, यानी कि जो नीड्स थी वो कहीं ना कहीं फुलफ़िल की जा रही थी। वही अब हम इसमें समझेंगे डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लाइन से। ऑल टू ऑफन वी एसोसिएट इंडस्ट्रियलाइजेशन विद द ग्रोथ ऑफ फैक्ट्री इंडस्ट्री। तो हम सभी लोग जो हैं, हम लोग क्या करते हैं कि हम इंडस्ट्री को एसोसिएट्स करते हैं। किसके साथ एसोसिएट करते हैं इसे? ग्रोथ ऑफ फैक्ट्री इंडस्ट्री। मतलब ये है कि जब भी हम इंडस्ट्रियल वर्ड सुनते हैं या इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में सुनते हैं तो हमें हमारे माइंड में सबसे पहले यही आता है कि फैक्ट्री जैसा कुछ है और उसमें क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहे हैं। ठीक है, व्हेन वी टॉक ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वी रेफर टू फैक्ट्री प्रोडक्शन। ठीक है, तो जब भी हम भाई इसके बारे में बात करते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, तो हमारे माइंड में ज़्यादातर फैक्ट्री प्रोडक्शन की ही बात आती है। इंडस्ट्री वर्ड सुन के ही हमारे माइंड में कुछ फैक्ट्री जैसा आता है। When we talk of industrial worker, we mean factory worker। तो जब भी हम किसकी बात करते हैं, हम इंडस्ट्रियल वर्कर्स की बात करते हैं, तो हमारे माइंड में क्या आता है, फैक्ट्री वर्कर के। मतलब ये कि आप इसे एसोसिएट कर लेते हो, किसके साथ एसोसिएट कर लेते हो, फैक्ट्री के साथ। ठीक है, हिस्ट्रीज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वेरी ऑफन बिगिन विद द सेटिंग अप ऑफ फर्स्ट फैक्ट्री। तो जो हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो भी इतिहास रहा है, हमारी जो भी हिस्ट्री रही है, वो कहाँ से स्टार्ट हुई है, सेटिंग अप ऑफ द फर्स्ट फैक्ट्री। मतलब पहली फैक्ट्री जहाँ से स्टार्ट हुई वहीं से ये पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ है। बट ऐसा नहीं है कि ये जो फैक्ट्री स्टार्ट हुई है वहीं से ये पूरा ये टाइम स्टार्ट हो गया था। इससे पहले भी लोगों की नीड्स तो फुलफ़िल की जा रही थी। मीन्स हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि यानी कि जब जैसी फैक्ट्री स्टार्ट हुई उसके बाद लोगों की नीड्स को फुलफ़िल करना स्टार्ट किया गया। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि पहले कुछ ऐसा इंसिडेंट हो रहा था या कुछ ऐसी चीज़ थी जिसकी हेल्प से लोगों की नीड्स को फुलफ़िल किया जा रहा था। यानी कि प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हो रही थी, प्रोडक्शन किया जा रहा था, और वो कैसे किया जा रहा था वही हम इसमें समझ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख लेना, साइड में क्या दे रखा है, न्यू वर्ड्स। ये जो प्रोटो वर्ड है, ये प्रोटो वर्ड आपको पूरा जो अभी आप आगे पढ़ने वाले हो उसको क्लियर कर देता है। देखो, इसको पहले समझते हैं। इंडिकेटिंग द फर्स्ट अर्ली फॉर्म ऑफ समथिंग, इसका सिंपल मतलब है जो हमारी, जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन वर्ड सुन रहे हैं हम, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन वर्ड से भी पहले जो चीज़ें होती थी वो प्रोटो उसको क्या करता है, उसको डिनोट करता है। यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ और उससे पहले क्या होता था उसको प्रोटो आपको बताता है। तो यानी प्रोटो जब भी वर्ड आएगा इसका मतलब है इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले क्या था। ठीक है, तो मैं आपको एक समरी में थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे
कि देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होने से पहले भी लोगों की नीड्स फुलफिल की जा रही थी। यानी जो बड़े मर्चेंट्स होते थे वो क्या करते थे, जो कंट्री साइड होते थे, जैसे कि जो ग्रामीण इलाके होते थे, वो क्या करते थे, ग्रामीण इलाकों में जाके लोगों को पैसा दे देते थे और उनसे अपना काम करवा लेते थे। और वो जो मर्चेंट्स थे वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि गांव के लोग वहाँ पर आकर उनके साथ काम करें, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा था और कोई भी नहीं चाहता था कि ये जो राइट है ये गांव के लोगों को दिया जाए। तो गांव के लोग अपने ही गांव में रहकर वो काम करते थे, चाहे वो धागा बनाने का काम हो, ऊन निकालने का काम हो, इस तरह के सारे काम वो करते थे और रॉ मटेरियल को आगे ले जाके उसको एक रेडीमेड प्रोडक्ट में उसको चेंज कर देते थे, ठीक है। और उसके बाद वो प्रोडक्ट, और उसके बाद वो सारी चीज़ें कहाँ चली जाती थी, मर्चेंट्स के पास चली जाती थी और मर्चेंट्स उसको आगे जाके सेल कर देते थे। तो ये सारी चीज़ों में जो आपको बता रहा हूँ ये क्या था, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले इस तरीके से जो वर्ल्ड में जो ट्रेड हुआ करता था वो ऐसे होता था। तो ये जो प्रोटो वर्ड है ये उसी को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, देर इज ए प्रॉब्लम विद सच आइडियाज़, ठीक है। तो एक समस्या खड़ी हो जाती है यहाँ पे कि इस तरह के विचार जो आते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके, इवन बिफोर फैक्ट्रीज बिगेन टू डॉट द लैंडस्केप ऑफ इंग्लैंड एंड यूरोप। यानी कि जो इंग्लैंड और यूरोप की जब भी हम बात करते हैं तो वहाँ पर फैक्ट्री स्टार्ट होने से पहले भी कुछ ऐसी चीज़ें हुआ करती थी। देयर वॉज लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर एन इंटरनेशनल मार्केट। यानी कि इंग्लैंड और यूरोप में क्या था कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था, मतलब कि इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होने से पहले प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ करता था, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड तो थी और उस डिमांड को पूरा करना है तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन तो करना पड़ेगा। और जबकि फैक्ट्रीज स्टार्ट भी नहीं हुई थी उस टाइम पे, फैक्ट्रीज लगना स्टार्ट नहीं हुआ था, काम करना स्टार्ट नहीं हुआ था, लेबर्स नहीं हुआ करते थे ऐसे। तो कैसे हुआ करता था फिर प्रोडक्शन, यही हम इस चैप्टर में समझ रहे हैं, इस टॉपिक में समझ रहे हैं कि प्रोडक्शन कैसे होता था, ठीक है। तो जो एक्टिविटी होती थी दिस वॉज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्रीज, मतलब कि जो भी प्रोडक्शन होता था वो फैक्ट्री बेस्ड तो बिल्कुल नहीं था, वो फैक्ट्रीज में नहीं होता था। मैनी हिस्टोरियंस नाउ रेफर टू दिस फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। यानी कि फैक्ट्री स्टार्ट होने से पहले भी जो प्रोडक्शन होता था उसी को क्या कहा गया है, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसको नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, छोटा है बट एग्जाम में ये आ सकता है, ओके। चलो अब आगे चलते हैं, इसको कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर जूम हम, और यहाँ से करते हैं हम स्टार्ट। In the 17th and 18th century, merchants from the towns in Europe began moving to the countryside। यानी क्या हुआ यहाँ पर कि 17 और 18 सेंचुरी में जो मर्चेंट्स थे, यानी कि जो बिजनेसमैन थे, वो कहाँ जाते थे, यूरोप में कंट्री साइड एरिया में जाते थे, यानी ग्रामीण इलाकों में जाते थे, सप्लाइंग मनी टू पीजेंट्स एंड आर्टिसंस। और पीजेंट्स यानी जो गरीब किसान वगैरह होते थे, आर्टिसंस होते थे, उनको पैसा देते थे। क्यों पैसा देते थे, आगे देखिए। वैसे तो बेसिक चीज़ यही है कि वो उनसे कुछ काम करवाना चाहते थे, इसलिए उनको पैसा देते थे। परसुएडिंग देम टू प्रोड्यूस फॉर एन इंटरनेशनल मार्केट, यानी कि वो उनको इसलिए पैसा देते थे ताकि उनसे वो अपना काम करवा सकें, इंटरनेशनल मार्केट के लिए प्रोडक्शन करवा सकें, ठीक है। विद द एक्सपेंशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड एंड एक्विजिशन ऑफ कॉलोनीज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ताकि क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो और एक्विजिशन हो सके, ठीक है। कॉलोनीज हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में क्या हो सके, पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से वो फैल सके, व्यापार जो अच्छे से फैल सके, लोगों की डिमांड को पूरा किया जा सके। द डिमांड फॉर गुड्स बिगिन ग्रोइंग, ठीक है। तो टाइम के साथ साथ क्या होता है कि भाई डिमांड जो है गुड्स की वो बढ़ने लगती है, ठीक है। बट मर्चेंट कुड नॉट एक्सपैंड प्रोडक्शन, लेकिन क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन उस टाइम हुआ नहीं था, जिसकी वजह से मर्चेंट्स थे जो वो डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे थे, यानी प्रोडक्शन को बढ़ा नहीं पा रहे थे। यहाँ पर लिखा भी है एक्सपैंड प्रोडक्शन विद इन टाउन्स, ठीक है। तो जो वो शहरों में कस्बों में रहते थे वो डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे थे। दिस वॉज बिकॉज हियर अर्बन क्राफ्ट एंड ट्रेड गिल्ड वर पावरफुल। ऐसा क्यों था कि वो डिमांड पूरा नहीं कर पा रहे थे, उसका रीज़न ये था कि वहाँ पर ट्रेड गिल्ड्स हुआ करती थी। ट्रेड गिल्ड्स मतलब ये होता था कि संगठन होते थे लोगों के जो कि क्या करते थे, ट्रेड करते थे, बिजनेस करते थे, और वो नए लोगों को अपने बिजनेस में आने नहीं देते थे। उनके ग्रुप्स होते थे और वो क्राफ्ट्समैन के ग्रुप होते थे, बिजनेसमैन के ग्रुप होते थे, और वो ज़्यादातर अर्बन एरिया में होते थे और वो काफ़ी पावरफुल होते थे।
जो गांव के नए लोग बिजनेस में आना चाहते थे वो उनको एंटर नहीं होने देते थे। तो ये लोग क्या करते थे, डिमांड को पूरा करने के लिए ये लोग गांव देहात इलाकों में जाके उन लोगों को पैसा दे देते थे और उनसे प्रोडक्शन करवाते थे, और वो लोग अपने गांव में रहकर ही सारा काम करते थे, और जब सामान रेडी हो जाता था तो वो उस माल को अर्बन एरिया में मर्चेंट्स के द्वारा पहुंचा देते थे। इससे जो मर्चेंट्स थे वो डिमांड को फुलफिल कर पा रहे थे, उस डिमांड को पूरा कर पा रहे थे इंटरनेशनल मार्केट में। ठीक है, दिस वर एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर दैट ट्रेंड क्राफ्ट पीपल। अब ये जो एसोसिएशन होते थे, ये जो संगठन होते थे प्रोड्यूसर के, यानी कि जो बिजनेसमैन के, जो गिल्ड बेस्ड होते थे, वो क्या करते थे, अपने वर्कर्स को ना खुद ही ट्रेनिंग देते थे। वो नहीं चाहते थे कि नए लोग कम कंपटीशन में आए, वो चाहते थे कि पावरफुल हम ही रहें और हम ही लोग ये जो कर्मचारी होंगे, जो काम करने वाले लोग होंगे, इनको हम ट्रेनिंग देंगे और हमारे ही नीचे रह के ये लोग काम करेंगे। मेंटेन कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन, और यही लोग क्या करते थे, मेंटेन करते थे प्रोडक्शन को, पूरा कंट्रोल इन्हीं का होता था। रेगुलेटेड कंपटीशन एंड प्राइजेस, और यही लोग रेगुलेट करते थे कंपटीशन को, मार्केट के कंपटीशन को, और प्राइस भी यही प्रोडक्ट के तय करते थे कि प्राइस कितना होगा किसी भी गुड का। एंड रेस्ट्रिक्शन टू द एंट्री ऑफ द न्यू पीपल इनटू द ट्रेड, तो ये नए लोगों को मार्केट में नहीं आने देते। ठीक है, नए लोगों को ये एंटर ही नहीं होने देते मार्केट में। यहाँ पर लिखा भी है देखो, पीपल इनटू द ट्रेड। रूलर्स ग्रांटेड डिफरेंट गिल्ड द मोनोपोली राइट टू प्रोड्यूस एंड ट्रेड इन स्पेसिफिक प्रोडक्ट, यानी कि जो रूलर्स थे उन्होंने ग्रांट कर रखा था, क्या ग्रांट कर रखा था, डिफरेंट गिल्ड दे रखे थे। ठीक है, मतलब कि ग्रुप्स बने हुए थे और उनको वो गिल्ड मिला हुआ था। मोनोपोली सिस्टम था एक, मतलब एक अधिकार था, कोई और आदमी आके उस प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसीलिए जो गांव देहात के लोग होते थे वो अपने गांव में रहकर ही बड़े बड़े मर्चेंट्स के लिए काम करते थे और उन्हीं को अपना जो भी है प्रोडक्ट सेल करते थे। इट वॉज देयरफॉर डिफिकल्ट फॉर न्यू मर्चेंट टू सेट अप बिजनेसमैन इन टाउन्स, तो नए जो मर्चेंट्स थे उनके लिए काफ़ी टफ टास्क था ये कि वो अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकें। इसीलिए वो लोग शहरों में, अर्बनाइजेशन मीन्स कि शहरों में वो नई फैक्ट्री तो मतलब नया काम तो स्टार्ट नहीं कर सकते, वो नया बिजनेस तो स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मोनोपोली था। मोनोपोली मतलब होता है एक ही व्यक्ति का पूरा अधिकार हो जिस मार्केट में। तो मोनोपोली और गिल्ड होने की वजह से नए लोग बिजनेस में नहीं आ पा रहे थे, और वो लोग डिमांड को पूरा करने के लिए या बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए क्या करते थे, वो गरीब किसानों के पास जाके उनको कोई भी नया गुड एक तरीके से प्रोड्यूस करने के लिए उन्हें मना लेते थे और उन्हें पैसा दे देते। और जो गांव के लोग होते थे उन्हें पैसे की ज़रूरत होती थी, क्योंकि खेती बाड़ी करके या जो कल्टीवेशन होता था उससे वो अपनी सारी नीड्स को पूरा नहीं कर पाते थे। तो मर्चेंट्स से पैसा ले लेते थे और मर्चेंट्स के लिए जो भी है, जैसे धागे की कताई करना और ऊन बनाना, ये सारी चीज़ें वो मर्चेंट्स को बेच देते थे। सो दे टर्न टू द कंट्री साइड, इसलिए मर्चेंट्स जो हैं कंट्री साइड चले जाते हैं, यानी कि ग्रामीण एरियो में चले जाते हैं। इन द कंट्री साइड पुअर पीजेंट्स एंड आर्टिसंस बिगेन वर्किंग फॉर मर्चेंट्स, तो कंट्री साइड में क्या होता है कि जो पुअर पीजेंट और जो आर्टिसंस होते हैं वो काम करना शुरू कर देते हैं, किसके लिए, मर्चेंट्स के लिए। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। इन द कंट्री साइड पुअर पीजेंट एंड आर्टिसंस बिगेन वर्किंग फॉर मर्चेंट एज यू हैव सीन इन द टेक्स्ट बुक लास्ट ईयर, तो ऐसा ये सारी चीज़ें हमने पिछली बुकों में भी पढ़ा है, 9th क्लास में भी पढ़ा होगा आपने, कि जो हमारे जो ये पीजेंट्स वगैरह होते थे मर्चेंट्स के लिए काम करते थे। दिस वॉज अ टाइम व्हेन ओपन फील्ड्स वर डिसअपियरिंग एंड कॉमनर्स वर बीइंग एनक्लोज, तो जो कॉमन लोग होते थे एक तरीके से वो अपना कोई नया बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते थे। उनको एक तरीके से जितनी भी फील्ड्स होती थी वो डिसअपियर हो रही थी, गायब हो रही थी ऐसे टाइम में, और वो कंपटीशन में नहीं आ सकते थे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया गिल्ड्स वगैरह थे, रेस्ट्रिक्शंस थे, जिसकी वजह से मोनोपोली होती थी मार्केट में, इसलिए उन बेचारों को मर्चेंट्स के लिए ही काम करना पड़ता था। कोटेजर्स एंड पुअर पीजेंट्स, कोटेजर्स यानी कोटेजर्स का मतलब है जो गांव में किसान वगैरह होते थे उन्हीं को, मतलब गांव के जो गरीब लोग होते थे उन्हीं को कोटेजर्स कहा गया यहाँ पे। कोटेजर्स एंड पुअर पीजेंट्स हु हैड अर्लियर डिपेंड ऑन कॉमन लैंड्स फॉर देयर सर्वाइवल, तो जितने भी कोटेजर और पीजेंट्स थे वो किस पे
डिपेंड करते थे, अपने लैंड पे डिपेंड करते थे सर्वाइवल के लिए, क्योंकि कल्टीवेशन के थ्रू ही उन्हें जो भी चीज़ें मिलती थी, रिसोर्सेज अवेलेबल होते थे और वो अपनी जो है लिवलीहुड को एंजॉय कर पाते थे। बट अब जो है सर्वाइवल के लिए वो सिर्फ लैंड पर डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि टाइम के साथ साथ नीड्स भी बढ़ रही हैं और इतना पैसा भी उनके पास नहीं था। गैदरिंग देयर फायरवुड, जैसे कि भाई फायरवुड जो भी है चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ वगैरह की ज़रूरतें जो भी पूरी करनी होती थी, बेरीज वगैरह, वेजिटेबल्स, हे एंड स्ट्रो। तो ये वो सारी ज़रूरत का सामान है जो कि डेली जो किसानों को ज़रूर उनके पास होना चाहिए अपना घर चलाने के लिए। हैड टू नाउ लुक फॉर अल्टरनेटिव सोर्सेज, तो अब इन सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए उन्हें अल्टरनेटिव सोर्सेज की तरफ देखना पड़ रहा है, क्योंकि इनकम उनकी इतनी है नहीं कि वो अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं सोर्सेस ऑफ इनकम। मैनी हैड टीनी प्लॉट्स ऑफ लैंड विच कुड नॉट प्रोवाइड वर्क फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ द हाउस होल्ड। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनका भाई जो लैंड है बहुत ही ज़्यादा छोटा है, जिसपे वो सभी मेंबर्स को जो है काम प्रोवाइड नहीं कर सकते। ठीक है ना, हाउस होल्ड जो भी चीज़ें हैं उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो सकती। सिंपल सी बात है, अगर एक लैंड पे फैमिली में ज़्यादा लोग हैं तो सारे उस पर काम करके लिवलीहुड नहीं चला सकते, क्योंकि डिमांड नीड्स ज़्यादा है और यहाँ पर मनी, उससे जो इनकम जनरेट होगी वो कम जनरेट होगी। तो ऑटोमेटिकली लोग लैंड पे डिपेंड होना छोड़ रहे थे और मर्चेंट्स जो उनको काम देते थे, लोग कल्टीवेशन का काम छोड़कर मर्चेंट्स के लिए काम करना स्टार्ट कर रहे थे। और ये सब कब हो रहा था? ये बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। सो when merchant come around and offered advances to produce goods for them, peasants households eagerly agreed। तो जब भी मर्चेंट्स उनके पास आते और प्रोड्यूस करने के लिए उन्हें एडवांस में चीज़ें दे देते, पैसा दे देते, तो पीजेंट्स और हाउस होते थे वो ईगरली अग्री हो जाते थे। मतलब कि उनके अंदर एक तरीके से ये कह लो कि गरीब किसान के अंदर एक भूख होती थी और वो ऑलरेडी हाँ कर देते थे कि भाई हाँ हमें पैसे दे दो, हम आपके लिए जो भी कहोगे, सूत काटना है, धागा बनाना है, ऊन बनानी है, वो सारी चीज़ें हम आपको करके दे देंगे। उसके बाद जो है आप हमें जो भी है हमारा पैसा हमें दे देना, बाय वर्किंग फॉर द मर्चेंट्स। ठीक है, तो मर्चेंट्स के लिए पूरा काम करते थे। यहाँ पे एक फ़ोटो भी देख सकते हैं, ये जो फ़ोटो यहाँ पे बनी हुई है इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। जो इसमें यहाँ पे सूत काट रहे हैं, मतलब कि क्या होता है, जो फाइबर वगैरह होते हैं उसको उससे एक धागा तैयार किया जाता है। अलग अलग तरह के जो फाइबर्स होते हैं जो निकाले जाते हैं, ठीक है, ऊन वगैरह होता है या और भी बहुत सारी थ्रेड्स होते हैं, उन सबको मिला के एक धागा तैयार किया जाता है। और ये गरीब किसान का ये एक कंट्री साइड का फ़ोटो है, यानी कि एक किसान की फैमिली का फ़ोटो है और वो इस तरीके से धागा बना रहे हैं। उसके बाद इसे वो मार्केट में मर्चेंट्स को सेल कर देंगे और जो मर्चेंट्स है उसे आगे भेज देंगे जहाँ पर क्लॉथ बनाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ हम इसको रीड कर लेते हैं। स्पिनिंग इन द 18th सेंचुरी, तो ये स्पिनिंग होती थी 18th सेंचुरी में। यू कैन सी ईच मेंबर ऑफ द फैमिली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ यार्न। तो सारे मेंबर्स इसमें क्या है इंक्लूड है, यहाँ देख सकते हो आप। ये भी देखो इनके हाथ में कोई इस तरह का टूल है जिसकी हेल्प से वो क्या कर रहे हैं, धागा बना रहे हैं। और यहाँ पर देखो ये फाइबर वगैरह को एक तरीके से वो कर रहे हैं, इसको एक तरीके से ये पूरा प्रोसेस है फाइबर से जो पूरा थ्रेड तैयार किया जाता है। ठीक है, नोटिस दैट वन व्हील इज मूविंग ओनली वन स्पिंडल। तो इसको नोटिस करो, ये एक ही साइड, मतलब एक ही जो पूरा व्हील है वो मूव कर रहा है एक ही स्पिंडल पे। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये फ़ोटो आपको क्लियर हो गई, ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, तो इस फ़ोटो को एक बार अच्छे से आप समझ के रखना, इसको एक्सप्लेन करने के लिए एग्ज़ाम में ज़रूर आ सकता है। अब हम अपने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहाँ से इसको कर लेते हैं जूम। कुड रिमेन इन द कंट्री साइड एंड कंटिन्यू टू कल्टिवेट देयर स्मॉल प्लॉट्स। ठीक है, तो जो कुछ ही लोग थे वो क्या थे, वो मतलब कि रह सके, कहाँ रह सके, अपने लैंड पर रह सके, ताकि वो क्या कर सके, अपने स्मॉल प्लॉट्स पे जो भी है अपना जो भी थोड़ा बहुत काम था वो कर सकते थे। इनकम फ्रॉम प्रोटो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सप्लीमेंटेड देयर श्रिंकिंग इनकम फ्रॉम कल्टीवेशन। तो देखो कल्टीवेशन से तो इनकम वैसे ही कम हो रही थी, तो जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हुआ, प्रोटो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हुआ, यहाँ बार बार एक बात ध्यान रखना,
आपको यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नहीं कहना है, इसे प्रोटो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कहना है। ये मैं यहाँ इसको कर देता हूँ, प्रोटो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। प्रोटो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इस सिंपल ये कहेंगे दिस प्रोडक्शन इज बिफोर द इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले जो भी प्रोडक्शन होता था उसे हम प्रोटो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इट ऑल्सो अलाउ दैम अ फुलर यूज ऑफ देयर फैमिली लेबर रिसोर्सेज। तो मैंने जैसे पहले ही बताया कि प्रोटो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की वजह से जो है गरीब किसान लोग जो हैं थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर पा रहे थे, जो कि वो कल्टीवेशन से नहीं कर पाते थे, क्योंकि जो लैंड था वो काफ़ी लिमिटेड था। ठीक है, तो अब ये क्या कर रहा था, उनको अलाउ कर रहा था फुलर यूज़ ऑफ देयर फैमिली लेबर रिसोर्सेज, मतलब अपनी फैमिली लेबर रिसोर्सेज थे उसको कम्प्लीटली यूज़ कर पा रहे थे। हर एक आदमी जो है यहाँ पर कम्प्लीटली एम्प्लॉयड था। ठीक है, विद दिस सिस्टम अ क्लोज रिलेशनशिप डेवलप बिटवीन द टाउन एंड द कंट्री साइड। तो इस सिस्टम से क्या हुआ, जो टाउन और कंट्री साइड था उनके बीच एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप हुआ। जो गरीब किसान थे और मर्चेंट्स के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप यहाँ पर डेवलप होने लगा। मर्चेंट वर बेस्ड इन टाउन्स बट द वर्क वॉज डन मोस्टली इन द कंट्री साइड। जो मर्चेंट्स थे वो किसके बेस पे थे, टाउन्स में, मतलब कि वो टाउन्स में रहते थे, वो अपना काम टाउन्स में ही करते थे, शहरों में ही करते थे। लेकिन जो ज़्यादातर काम था वो कहाँ पर किया जाता था, कंट्री साइड में, यानी कंट्री साइड में जो गरीब किसान थे वो सारा काम करते थे। अ मर्चेंट क्लोथियर इन इंग्लैंड परचेज वूल फ्रॉम ए वूल स्टेपलर, यानी कि एक जो मर्चेंट है वो क्या करता था, क्लोथियर इन इंग्लैंड, यानी कि जो क्लॉथ्स वगैरह होते थे या जो भी चीज़ें हैं वो इंग्लैंड में क्या कर, मतलब इंग्लैंड में जो भी उनको सेल करने का काम कर रहा है वो उसे खरीदते कहाँ से थे, वो वूल कहाँ से खरीदते, फ्रॉम ए वूल स्टेपलर। वूल स्टेपलर मतलब यही है जो एक तरीके से क्या कर रहा है, ऊन वगैरह को पूरा इकट्ठा करता है और उसको सेल कर देता है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, अ पर्सन स्टेपल्स और सॉर्ट वूल अकॉर्डिंग टू इट्स फाइबर, मतलब फाइबर से जो पूरा इकट्ठा करके उसको रेडी करता है उसी को कहते हैं स्टेपलर। ठीक है, जो अलग अलग फाइबर्स होते हैं अलग अलग रिसोर्सेज से निकाले जाते हैं, उसके बाद उसे थ्रेड में चेंज करके उसे आगे सेल कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये मर्चेंट है वो क्या करते थे, इस तरह की चीज़ें कहाँ से, स्टेपलर से ले लेते थे। एंड कैरिड इट टू द स्पिनर्स द यार्न थ्रेड दैट वॉज स्पन बाय टेकन इन सब्सिक्वेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन टू वीवर्स। उसके बाद क्या करते थे, ये जो चीज़ें होती थी ये स्पिनर्स के पास ले जाके द यार्न दैट वॉज स्पन, और वहाँ पर उसको एक तरीके से इकट्ठा किया जाता है, जो भी फाइबर वगैरह है उसको आगे ले जाके उसको धागे में चेंज किया जाता था एक दूसरे पर्सन के पास ले जाके, वो टेकन इन सब्सिक्वेंट स्टेजेस, और इसी तरीके से ये स्टेजेस होती थी जो प्रोडक्शन की वीवर्स तक चलती रहती थी। फुलर्स एंड देन टू डायर्स। ठीक है, उसके बाद उसे फुलर्स के पास ले जाया जाता था। फुलर्स यहाँ देख लो एक बार कौन होते हैं, अ पर्सन हु फुल्स दैट इज गैदर क्लॉथ बाय प्लेटिंग, मतलब कि जो कपड़ा वगैरह तैयार करते हैं ना, जो पूरा थ्रेड वगैरह को मिला के, उसी को कहा गया है यहाँ पे। एंड देन टू डायर्स, और उसके बाद उसे आगे पहुँचा दिया जाता है, जो लोग उसको आगे जो बचा हुआ जो भी काम है उसको, मतलब जो पूरा प्रोसेस होता है कपड़ा तैयार करने का, तो उन्हें डायर्स कहा गया है। तो ये बाकी का काम आगे होता था। द फिनिशिंग वॉज डन इन लंडन बिफोर द एक्सपोर्ट मर्चेंट सोल्ड टू द क्लॉथ इन इंटरनेशनल मार्केट। तो जो बाकी का फिनिशिंग का काम होता था वो लंदन में होता था। ठीक है, एक्सपोर्ट मर्चेंट सोल्ड द क्लॉथ, तो जो मर्चेंट होते थे उसको क्या कर देते थे, सोल्ड कर देते थे, कहाँ कर देते थे, इंटरनेशनल मार्केट में। लंदन इनफैक्ट कम टू बी नोन एज फिनिशिंग सेंटर। तो जो लंदन है उसे क्या बोला गया है यहाँ पे, फिनिशिंग सेंटर, यानी लंदन में सारा फिनिशिंग का काम किया जाता था। ठीक है, एक बार आप इसे भी पढ़ लेना जरा यहाँ पे, कार्डिंग द प्रोसेस इन विच फाइबर्स सच एज कॉटन और वूल आर प्रिपेयर्ड प्रायर टू स्पिनिंग, मतलब स्पिनिंग से पहले जो भी इसमें चीज़ें प्रिपेयर की जाती हैं उसे यहाँ पे कार्डिंग कहा गया है। ठीक है, अभी आगे चल लेते हैं हम एक बार यहाँ पे। हाँ, दिस प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम वॉज दस पार्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ कमर्शियल एक्सचेंजेस। तो मैंने पहले ही बताया ये जो प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम है ये क्या है, ये एक पार्ट बन गया किसका, नेटवर्क ऑफ कमर्शियल एक्सचेंजेस। कमर्शियली जो भी हम ट्रेड करते थे तो इसमें प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम का एक काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। इट वॉज कंट्रोल्ड बाय मर्चेंट्स एंड द गुड्स वर प्रोड्यूस बाय अ वास्ट नंबर ऑफ प्रोड्यूसर वर्किंग विद इन देयर फैमिली फार्म्स नॉट इन फैक्ट्री, यानी कि ज़्यादातर जो लोग थे मर्चेंट्स के लिए काम करते थे वो कहाँ काम करते थे,
वो अपनी फैमिली फार्म्स में ही काम करते थे, वो फैक्ट्री नहीं जाते थे। एक बात ध्यान रखना, प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम में प्रोडक्शन होता था, बट वो सारा कहाँ पर होता था, वो सब अपने पर्सनल फार्म में होता था। यानी कोई पर्सन है या उसका कोई फार्म है या वो घर में कर रहा है, वो अपने घर में करते थे, अपने ग्रामीण एरिया में करते थे। वो अर्बन यानी कि शहरी एरियो में जाके वो काम नहीं करते थे। शहरों में सिर्फ मर्चेंट्स रहते थे और मर्चेंट शहरों से ही अपना सारा काम कंट्रोल करते थे। गाँव से जाके वो जो भी फाइबर से जो भी धागे वागे बनाए जाते थे, जो भी थ्रेड बनाए जाते थे, उसको लेके उसके आगे का जो भी प्रोसेसिंग होती है कपड़ा तैयार करने तक, वो सारा काम जो है कंट्री साइड पीपल करते थे और मर्चेंट्स उनसे लेके आगे उसे लंदन में सेल करते थे। इसलिए लंदन को क्या कहा गया है यहाँ पे, फिनिशिंग सेंटर किया गया है, क्योंकि वहाँ पर फिनिशिंग का काम होता था, जो भी बाकी क्लॉथ में जो भी काम होता है। एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन 20 to 25 वर्कर्स वर एम्प्लॉय इन ईच मर्चेंट, यानी हर एक मर्चेंट के नीचे जो 20 से 25 जो वर्कर लोग काम करते थे प्रोडक्शन का। दिस मीन्स दैट ईच क्लोथियर वॉज कंट्रोलिंग 100 ऑफ वर्कर, यानी कि जो भी हर एक जो क्लोथियर है, मतलब कि जो ये काम कर रहा है, वो कंट्रोल करता था कितनों को, 100 ऑफ वर्कर्स को, यानी उसके नीचे इतने लोग काम करते थे। और इसी तरीके से ये पूरा सिस्टम चलता था। तो इसमें हमने सबसे मेन चीज़ इस वाले टॉपिक में आज जो हमने पढ़ी है वो क्या पढ़ा है, वो एक बार आप पूरा इसे याद कर लो, रिकैप कर लो। इसमें हमने सबसे मेन चीज़ क्या यहाँ पर पढ़ी है, प्रोटो इंडस्ट्रियल। मैं यहाँ थोड़ा सा आपको समझ आ रहा होगा तो देख लेना। प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम सबसे मेन चीज़ हमने आज इसमें ये पढ़ी है। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखना या आप अपने नोट्स बना लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। तो आज के लिए इतना ही। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी, इस टॉपिक का ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको ये टॉपिक और भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे और इसी तरीके से इजी लैंग्वेज में इस चैप्टर को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू like this video, then like, share and subscribe this channel for upcoming video. Thank you so much.